हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन। फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन से रिलेटेड शुरुआती दौर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने किया और देखा कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी सूरत में, मसूलीपट्टनम में या चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप पर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, वहां आधिपत्य स्थापित किया। आगे हमने पढ़ा कि जो 3 युद्ध हुए, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इसको कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता था। ये कर्नाटक युद्ध कर्नाटक में ही क्यों लड़े गए, पश्चिमी तट पर क्यों नहीं लड़े गए, या बंगाल में क्यों नहीं लड़े गए, या उत्तर भारत में क्यों नहीं लड़े गए, यहीं क्यों लड़े गए, इसका भी कारण कल हमने आपको बताया था। और अंत में हमने ये आपको बताया था कि 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंततः ब्रिटिश कंपनी विजयी होती है और फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है और वह अब अपना केवल ध्यान व्यापार पे लगाएगी और व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। ना कोई क्षेत्र जीत सकती थी, ना किलेबंदी कर सकती थी और ना ही सैनिक व्यवस्था रख सकती थी। इन सब मुद्दों पर हमने कल चर्चा की थी। आज की क्लास में दोस्तों हम तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो इस कर्नाटक युद्ध, जो तीनों युद्ध हुए हैं, पहले इसको हम एक कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं, फिर हम फैक्ट पे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो 1746 से 1748 के बीच हुआ। ये युद्ध हुआ क्यों, इसका कारण क्या था? तो ये यहाँ से संबंधित नहीं है, ये यूरोप से संबंधित है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दा था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन आपस में उलझ गए और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। और जब भारत में पड़ा तो यहाँ तात्कालिक कारण क्या बना? यहाँ एक अंग्रेज कैप्टन था, उसने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। जब उसने फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया तो उस टाइम पौंडीचेरी का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। तो डुप्ले कहाँ का? फ्रांसीसी का। तो डुप्ले था, उसने मॉरिशस के गवर्नर से, जिसका नाम था ला बुर्डाने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। जब उसने मद्रास को जीत लिया तो ब्रिटिश कंपनी का जो उस टाइम गवर्नर था, मोर्स, उसने क्या किया, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गया और फ्रांसीसी कंपनी के विरुद्ध सहायता मांगी। इस सहायता के बावजूद भी डुप्ले ने घेरा मद्रास से नहीं हटाया और गुप्त संधि किससे कर ली? अनवरुद्दीन से। जब अनवरुद्दीन से गुप्त संधि कर ली इन्होंने, तो गुप्त संधि में थी क्या? तो डुप्ले ने यह कहकर उसे तटस्थ रहने की बात की कि अगर मैं मद्रास को जीत लिया तो वो मद्रास मैं आपको ही दे दूंगा। लेकिन बाद में डुप्ले अपने वादे से मुकर जाता है। इससे क्रोधित होकर अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य युद्ध होता है, जो सबसे पहले क्या कहलाता है? सेंट टोमे का युद्ध। पहला युद्ध किसके नाम से जाना गया? सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना गया। और ये किसके बीच हुआ? अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच हुआ, जिसमें अनवरुद्दीन की पराजय होती है और डुप्ले विजयी होता है। तो आइए इसको हम फैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध अभी मैंने थोड़ी देर दोस्तों पहले आपको बताया। प्रथम कर्नाटक युद्ध बस एक लाइन आपको समझते जाना है और दिमाग में बैठाते जाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1746 से 1748 के बीच हुआ, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया कि इस युद्ध का जो कारण था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ठीक है। मैंने आपको बताया तात्कालिक कारण, अंग्रेज कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। आगे दोस्तों हम चलते हैं, बस 2 लाइन यहां याद रखना। आगे हम चलते हैं। जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो इस समय फ्रांसीसी गवर्नर, जो पौंडीचेरी का गवर्नर था, पौंडीचेरी का जो गवर्नर था, कौन था गवर्नर पौंडीचेरी का?
डुप्ले। डुप्ले ने तुरंत क्या किया, मॉरिशस, मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्डाने, याद रखना कौन था मॉरिशस गवर्नर उस टाइम, ला बुर्डाने, ला बुर्डाने की सहायता से मद्रास को क्या किया, जीत लिया। मद्रास को जीत लिया। जब इन्होंने मद्रास को जीत लिया तो अब ब्रिटिश कंपनी के पास कुछ रहा नहीं गया, तो वो भागकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गए। अभी मैंने आपको बताया था कहां गए, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गए और उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी के खिलाफ सहायता मांगी। थोड़ा सा हम मैप में इसको देख लेते हैं। अब यहां पे मद्रास था, मद्रास को जीत लिया। इधर से फ्रांसीसियों ने, जो यहाँ पे मॉरिशस है, यहां से सहायता आई और मद्रास को जीत लिया। अब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने ब्रिटिश की सहायता करना चाहिए और डुप्ले से बात की, लेकिन डुप्ले ने उससे गुप्त संधि कर ली और गुप्त संधि के माध्यम से उसको तटस्थ रहने के लिए कहा। किसको तटस्थ रहने के लिए कहा, अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन को तटस्थ रहने के लिए कहा और कहा कि अगर हम ये मद्रास जीत लिए तो ये मद्रास मैं आपको ही दे दूंगा। तो जब ये बातें हुई तो अनवरुद्दीन तटस्थ रह गया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और जब जीत लिया मद्रास को तो डुप्ले अपने वादे से मुकर गया। जब वादे से मुकर गया तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। किसके किसके बीच युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, फ्रांसीसी, याद रखना दोस्तों, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के बीच। और यहां डुप्ले, डुप्ले ने क्या किया, अनवरुद्दीन की सेना को हरा दिया। जब इनकी सेना को हरा दिया तो प्रथम फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में फ्रांसीसियों की तो विजय हो गई और अनवरुद्दीन को हरा दिया। और जब हरा दिया तो आपको पता है कि जो ये युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध था। तो फ्रांस में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा खत्म हो गया तो यहां ये युद्ध भी समाप्त हो गया जो आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच था। और एक संधि होती है, कौन सी संधि होती है, एक्स ला सैपल, याद रखना दोस्तों, एक्स ला सैपल की संधि होती है। इस संधि के शर्तों के अनुसार जो फ्रांसीसियों ने मद्रास को जीता था वो ब्रिटिश को पुनः वापस कर दिया। और उसी समय अमेरिका में भी युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच क्षेत्र को लेकर। किसके किसके बीच, फ्रांसीसी और ब्रिटेन कंपनी के बीच। जब वहां भी चल रहा था तो वहां जो है पलड़ा किसका भारी था, वहां पलड़ा भारी था ब्रिटिश कंपनी का। तो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसने फ्रांसीसियों का एक क्षेत्र था अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, लुईवर्ग, इस पर कब्जा कर लिया। किसने, ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा कर लिया उत्तरी अमेरिका में। और मद्रास में स्थिति किसकी मजबूत है, फ्रांसीसियों की। मद्रास पर किसने कब्जा कर लिया, फ्रांसीसियों ने। जब एक्स ला सैपेल की संधि हुई तो दोनों जो क्षेत्र एक दूसरे के जीते हुए थे वो वापस कर दिए, यानी लुईवर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया और भारत में जो मद्रास था वो ब्रिटिश को मिल गया, जिसका जो था वो मिल गया। यानी पहले कर्नाटक युद्ध में दोनों की स्थिति बराबर रही, ना कोई जीता ना कोई हारा, ना कोई लाभ हुआ। लेकिन इससे एक बात उजागर हो गई भारतीयों के संदर्भ में कि भारतीय राजाओं की बड़ी से बड़ी सेना को यूरोपीय प्रणाली में शिक्षित छोटी सी सेना बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती थी। ये देखा गया अनवरुद्दीन के संदर्भ में। यानी फ्रांसीसी कंपनी के जो ये सैनिक थे ये प्रशिक्षित थे और उधर अनवरुद्दीन के बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन ये प्रशिक्षित सेना से हार गए। तो ये उजागर हो गया, इनका खोखलापन उजागर हो गया कि यदि प्रशिक्षित सेना रहे तो बड़ी से बड़ी सेना को हराया जा सकता है और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल में जितना हमने आपको बताया प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में इतना हमें जानना है। अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, इधर से लिख लेते हैं क्योंकि बार बार मिटाना पड़ता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय याद रखना दोस्तों, 1749 से 1754, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अब यहां पे थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट के रूप में बताना पड़ेगा कि ये परिस्थिति कैसे बनी जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तो ये पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यहां बाहरी यूरोप से कोई मतलब नहीं था। भारतीय परिस्थितियों ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। अब वो परिस्थिति हम समझते हैं। आपको दोस्तों कल की क्लास में हमने बताया था कि 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो चुकी होती है। निजामुल मुल्क आसफ जाह, इनकी मृत्यु हो चुकी होती है और इनकी मृत्यु से हैदराबाद में क्या होता है, पुत्र नासिर जंग और पौत्र था मुजफ्फर जंग। इन दोनों में क्या होता है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में दोनों को हैदराबाद की गद्दी के लिए संघर्ष हो जाता है। दोनों में एक दूसरे को, वो बोलता है मैं गद्दी पर बैठूंगा, वो बोल मुजफ्फर जंग सोचता है कि मैं गद्दी पर बैठूं। इससे लेकर दोनों में गृह युद्ध छिड़ जाता है। ऐसी स्थिति कर्नाटक में दोस्तों तब बनी जब मराठा साम्राज्य द्वारा चंदा साहब को 7 साल की कैद के बाद छोड़ दिया जाता है। तो दो चीजें आप याद रखना, ऊपर वाला हम मिटाते हैं। अब दोनों स्थिति आप समझिएगा कि हैदराबाद में दो लोग गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ऐसे ही कर्नाटक में यह मौका उन्हें तुरंत इसी के साथ ही मिल गया। कब? जब मराठा सरदार द्वारा चंदा साहब को 7 वर्ष की कैद के बाद छोड़ा जाता है। इसके पहले यहां बैठा कौन था? अनवरुद्दीन था। एक तरफ अनवरुद्दीन, एक तरफ चंदा साहब, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब इन दोनों में यहां भी आपस में गद्दी को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ है और चंदा साहब को जब 7 साल की कैद के बाद, यहां याद रखिएगा 7 साल की कैद के बाद मराठा सरदार ने चंदा साहब को छोड़ा, तो ये भी कर्नाटक में आके अनवरुद्दीन को हटाकर खुद बैठना चाहते हैं। अब दोनों में संघर्ष है गद्दी को लेकर, यहां भी गद्दी को लेकर यहां भी। और डुप्ले पहले से ही उसकी दिमाग की उपज यही थी कि किसी तरीके से हमें भारतीय राजाओं के राजनीति में हस्तक्षेप करने को मिले और हम उस चीज को फायदा उठाएं अपने व्यापार में और कुछ क्षेत्र को जीतें और अपना आधिपत्य स्थापित करें और धीरे धीरे भारत को विजित करें। और डुप्ले ने जैसे ही ये मौका देखा, अब इतना अच्छा मौका हाथ से कहां जाने देगा डुप्ले, तो तुरंत उसने क्या किया। अब आप बताइए दोस्तों, वो अनवरुद्दीन का साथ देगा या चंदा साहब का? आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको पता है कभी पिछले युद्ध में यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध में अनवरुद्दीन और डुप्ले के मध्य युद्ध हो चुका है, तो इसका तो साथ डुप्ले देगा नहीं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले साथ किसका देगा? चंदा साहब का। और इधर किसका साथ दिया डुप्ले ने? मुजफ्फर जंग का। एक जगह चंदा साहब का साथ दिया और मुजफ्फर जंग का साथ दिया। और इधर जब बच गए तो ब्रिटिश भी को मजबूरी में अब इनका साथ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिश कंपनी अनवरुद्दीन या नासिर जंग का साथ नहीं देता तो ये जैसे चाहते फ्रांसीसी कंपनी जैसे चाहती चंदा साहब को और मुजफ्फर जंग को नवाब बना देती और अपनी स्थिति फ्रांसीसी मजबूत कर लेते। इसलिए ब्रिटिशर्स को भी इधर नासिर जंग को सपोर्ट करना पड़ा और अनवरुद्दीन को भी सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश के सपोर्ट के बाद भी अनवरुद्दीन भी मारा जाता है और नासिर जंग भी मारा जाता है। यानी आम्बेर का युद्ध होता है यहाँ पे 1749 में। याद रखिएगा, आम्बेर का युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। आम्बेर के युद्ध के नाम से जाना भी जाता है दोस्तों। आम्बेर का युद्ध होता है जिसमें अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और नासिर जंग को 1750 में खत्म कर दिया जाता है। तो हैदराबाद का शासक कौन बनता है? मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक का शासक कौन बनता है? चंदा साहब। अब दोस्तों यहां एक चीज और याद रखना है, ये सब चीजें हो गई। यहां पे क्या हुआ, अनवरुद्दीन का एक बेटा था मोहम्मद अली। जब अनवरुद्दीन को मार दिया गया तो अपनी जान बचाकर यहां से भागा। कौन भागा?
अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली। भागकर कहां शरण ली? त्रिचनापल्ली में शरण ली। जब त्रिचनापल्ली में शरण ली तो फ्रांसीसी कंपनी और चंदा साहब के जो सैनिक थे उन्होंने जाके त्रिचनापल्ली को घेर लिया। त्रिचनापल्ली पर घेरा डाल दिया। अब ब्रिटिश के पास अब कोई चारा नहीं बचा। वो सोच रहे थे अब हम क्या करें, यहाँ भी हार चुके हैं, उनकी सत्ता जा चुकी है, यहाँ भी हार चुके हैं, उनकी सत्ता जा चुकी है, और मुजफ्फर जंग द्वारा और चंदा साहब द्वारा बहुत सारे क्षेत्र दिए जाते हैं फ्रांसीसियों को, 5-5, 6-6 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब क्या करें, इसी संदर्भ में क्लाइव का नाम आता है जो इस समय ब्रिटिश कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करता रहता है। उसके एक नेतृत्व से पूरा पासा पलट जाता है और फ्रांसीसी जो अभी तक लीड कर रहे होते हैं, मतलब इस समय फ्रांसीसियों का जो सितारा था भारत में एकदम बुलंदी पर अपने था। लेकिन क्लाइव की जो सोच थी, अब उसको हम थोड़ा देखते हैं। इतना आपके समझ में आ गया कि कौन किसका सपोर्ट किया, कैसे हुआ। अब इसने क्या किया, जब मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में आके शरण लिया, त्रिचनापल्ली में आके किसने शरण ली? बेचारा मोहम्मद अली आके यहाँ पे, मोहम्मद अली शरण लिया यहाँ आके, तो फ्रांसीसियों ने चारों तरफ से इनको घेर लिया। अब इसी समय क्लाइव निकल के आता है जो एक क्लर्क के रूप में रहता है ब्रिटिश कंपनी में। वो कहता है कि अगर त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करना है तो कर्नाटक की जो राजधानी अर्काट है उसको युद्ध करके जीत लिया जाए, और यह प्रस्ताव वहां के गवर्नर द्वारा मान लिया जाता है। और क्लाइव के कहने के अनुसार उसने अर्काट के किले की घेराबंदी कर देता है। अर्काट के किले की क्या कर देता है? घेराबंदी कर देता है और इसको जीत लेता है। कौन जीत लेता है? ब्रिटिश कंपनी। जब ये चीज यहां सुनाई देता है तो यहां तुरंत अर्काट के किलों को इधर घेरा ब्रिटिश कंपनी द्वारा, और इधर फ्रांसीसी कंपनी इस त्रिचनापल्ली को घेरे हुए हैं। तो इन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, त्रिचनापल्ली पर हमला कर दिया। त्रिचनापल्ली पर हमला किया लेकिन फ्रांसीसी यहां हार गए, और इधर अर्काट के किले को घेर लिया था ब्रिटिश कंपनी ने, और यहां अर्काट के किले को जीत लिया। तो यानी ब्रिटिश कंपनी यहां भी जीत गई और ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांसीसी कंपनी को यहां भी हरा दिया। अब जो सितारा था इनका डूब रहा था, किसका? फ्रांसीसियों का, क्योंकि दोनों जगह ये हार चुके थे। अब क्या करें, जब दोनों जगह ये हार चुके थे, इसी संदर्भ में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस बुला लिया जाता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि वापस क्यों बुला लिया गया, ये भी एक मुद्दा है यहाँ पे समझने के लिए। जब इनको वापस बुला लिया जाता है तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे काम अपना करने लगते हैं। अब आप सोचो कि इतना बढ़िया डुप्ले खेल रहा था या इतना बढ़िया जीत रहा था, तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा उसे वापस क्यों बुला लिया गया? तो आपको अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे यहां दोनों कंपनियों के बीच साम्राज्य को लेकर विस्तार पूर्वी अपना नीतियां अपनाई गई हैं, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में भी ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र मान लिया जाए तो यहां भी ये दोनों कंपनियां साम्राज्य विस्तार को लेकर लड़ रही हैं। कौन कौन? ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसियों की कंपनी उत्तरी अमेरिका में बहुत कमजोर है, नॉर्थ अमेरिका में बहुत कमजोर है, और ब्रिटिश दबाव डाल रही है कि वहां से डुप्ले को वापस बुलाया जाए तो फ्रांसीसी को कहीं पूरा अमेरिका ना हारना पड़े। इस दबाव में आकर डुप्ले को क्या करते हैं, वापस बुला लेते हैं और गोडोहियो को वहां का गवर्नर बना के भेजा जाता है। तो बहुत बड़ी गलती होती है फ्रांसीसियों के लिए भविष्य में कि उनका जो हारने का सबसे बड़ा कारण था डुप्ले को वापस बुलाया जाना। वापस बुलाए क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी का दबाव पड़ रहा था कि आप डुप्ले को वापस बुलाइए, नहीं तो अमेरिका को पूरा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इन सब के बाद जब गोडोहियो को वापस भेजा जाता है, अब फ्रांसीसी सरकार धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, तो जब गोडोहियो को भेजा था तो उसके प्रयासों से संधि होती है। एक संधि होती है, कौन सी संधि? पौंडीचेरी की संधि। दोस्तों पौंडीचेरी की संधि होती कब होती है? लास्ट में। यही आप हमेशा याद रखना, कोई भी होगा तो साल के अंत में ही होगा जो युद्ध होगा। तो पौंडीचेरी की संधि होती है कितने में? 1754 में। किसके प्रयासों से? फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर जो थे गोडोहियो
ये आते हैं गवर्नर बनकर डुप्ले के बाद, और पांडिचेरी की संधि होती है। इस संधि के माध्यम से दोनों एक दूसरे के क्षेत्र जो जीते रहते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, और दोनों कसम खाते हैं इस संधि में कि हम भारतीय नरेशों के चक्कर में आकर खुद से युद्ध नहीं करेंगे। ये भी खाते हैं और फ्रांसीसी भी खाते हैं कि अब हम इनके चक्कर में आके एक दूसरे से नहीं उलझेंगे, आप अपना व्यापार करिए, हम अपना व्यापार करें, हम अपना विस्तार करेंगे, आप अपना विस्तार करिए। ये चीजें यहाँ संधि होती है और सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। अभी तक मुझे लगता है आपको जितना भी पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा किस प्रकार से दोनों शक्तियां आपस में उलझी और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही हैं। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध देखिए। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ पे तीसरे से ज्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध लीजिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1758 से 1763। डेट आप याद रखिएगा, 1758 से 1763। इसका कारण दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, कारण क्या था? यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला। उसी का विस्तार आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का तीसरा कर्नाटक युद्ध था। अब अगर इसमें तात्कालिक कारण पूछा जाए तो काउंट डी लाली, काउंट डी लाली इनका नाम याद रखिएगा। काउंट डी लाली को भारत के सभी क्षेत्रों का प्रमुख बनाकर भेज दिया गया, यानी सैनिक और असैनिक सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति में बनाकर भेज दी गई। किसमें? काउंट डी लाली। और जैसे ही काउंट डी लाली भारत में आया और सभी शक्तियां इसके पास है, इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उसको विजित करना शुरू कर दिया, उस पे जाके लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में लड़ाई होती है और निर्णायक लड़ाई क्या होती है? 1760 में वांडीवास का युद्ध, ये आप याद रखिएगा, वांडीवास के युद्ध। 22 जनवरी, ये भी याद रखिए, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया? याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर आयरकूट, सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी को निर्णायक शिकस्त दी गई। इधर इन्होंने वांडीवास में इनको हराया, उधर वाटसन और क्लाइव द्वारा जो बंगाल के चंद्रनगर में अपनी कोठी स्थापित, फैक्ट्री स्थापित किया गया था फ्रांसीसियों द्वारा, उसको भी जीत लिया गया। तो इस निर्णायक जीत के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी पूरी तरीके से भारत में विजित हो जाती है, जो यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में, और जो फ्रांसीसी कंपनी रहती है अब वो केवल और केवल व्यापार से संबंधित रह जाती है। आगे जाके जब ये सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है तो एक संधि होती है। कौन सी संधि होती है ये आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध आप याद रखिएगा, पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? पेरिस की संधि। तो ये आप याद रखिएगा, पेरिस की संधि कब होती है? तो साल का यही लास्ट 1763 में। जब 1763 में पेरिस की संधि होती है तो पेरिस की संधि की शर्तें क्या क्या थी ये देखो आप। ब्रिटिश कंपनी ने वो सभी क्षेत्र फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिए जो उन्होंने तीसरे कर्नाटक युद्ध में जीते थे, लेकिन अब उन पर क्या करना था? अब फ्रांसीसी कंपनी को केवल और केवल व्यापार करना रह गया था। ना वो किसी क्षेत्र की किलेबंदी कर सकते थे, ना सैन्य व्यवस्था रख सकते थे, और ना ही किसी क्षेत्र को विजित कर सकते थे। वो अपना क्षेत्र केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में या व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में चला सकते थे। ठीक, तो इनका जो ब्रिटिश कंपनी का जो सपना था भारत को विजित करने का, धीरे धीरे वो पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक एक करके वो सारी यूरोपीय शक्तियों को हरा चुके हैं और केवल अब यूरोपीय शक्ति के रूप में कौन बचा है? ब्रिटिश कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी का जो डुप्ले ने अपना साम्राज्य बनाया था वो धीरे धीरे थोड़े ही समय में ध्वंस हो गया। ठीक, अब रह क्या गया उनके पास? केवल व्यापार कर सकते हैं। अब इनकी संधियां तो सोच लो आप कि वो उसके माध्यम से कहां रह गए?
पौंडीचेरी में रह गए। पौंडीचेरी की जैसे 2-3 क्षेत्र थे, आपको पता है, माहे, एनम, कराईकल, जो अभी भी 3 राज्यों में विस्तृत है वर्तमान में। अब यहाँ पर इनका प्रभुत्व स्थापित है और ये छोड़कर कब जाते हैं? 1954 में छोड़कर फ्रांसीसी पौंडीचेरी को जाते हैं, जैसा कि आप आधुनिक भारत में पढ़ते हो। आगे आप जब संविधान पढ़ते हो वहां भी पता लगता है कि 1954 में छोड़ते हैं फ्रांसीसी किसको? पौंडीचेरी को, जो आज केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो ये तीनों युद्धों को हमने बहुत अच्छे से समझा और डिटेल में जाना। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इसको 2 मिनट में मेन पॉइंट हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं इन तीनों युद्धों से रिलेटेड। तो 5 मिनट लगेगा, उसको एक नजर में हम कर लेते हैं। फर्स्ट, कर्नाटक युद्ध। अगर आपसे साल पूछा जाए तो 1746 से 48 याद रखिएगा। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से संबंधित। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुद्दा था। अब आपसे यहां पूछा जाए संधि कौन सी हुई, तो आप याद रखिएगा संधि हुई एक्स-ला-चैपेल की। ठीक है दोस्तों। और दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो ये कब से कब के बीच लड़ा गया? 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया। ये भारतीय परिस्थितियों ने इसको जन्म दिया। संधि कौन सी हुई? पौंडीचेरी की। तीसरा आपसे पूछे कर्नाटक युद्ध, तो ये 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ। संधि कौन सी हुई? पेरिस की संधि। अब एक चीज और यहां आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पहला युद्ध लड़ा गया किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? यहीं डाल के आप लिख लीजिएगा, सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध। दूसरा युद्ध आम्बेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आम्बेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और तीसरा युद्ध वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, वांडीवास का युद्ध। इन तीनों युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी भारत में विजित होती है और फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है। दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी का विजय। और दोस्तों, आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।